हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। जैसे कि हमने कल मानव जनन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही थी, तो आज उसके कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो वो कवर करेंगे। तो गर्भाशय क्या है? पॉइंट नंबर 2, गर्भाशय क्या है? गर्भाशय को हम गांव देहातों में बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय एक वो लोकेशन है जहाँ पर जैसे हमारा कोई भ्रूण है तो वो 9th मंथ तक प्रेगनेंसी के टाइम जो भ्रूण प्रेजेंट होता है, जो एक बच्चा 9th मंथ तक जहाँ पर रहता है उसको गर्भाशय कहते हैं। ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार का होता है। यह उल्टी उल्टी रखी यह उल्टी रखी नाशपाती 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 के आकार का होता है। के आकार का होता है का होता है गर्भाशय जो है हमारा, ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार का होता है, कुछ इस तरह से। वैसे डायग्राम मैंने ये भी बना रखा है, इसको हम गर्भाशय कहेंगे। जिससे ये इधर फैलोपियन नली का जाएगी, और हमारे ये जो पार्ट होता है ऊपर का, इसे हम फंडस कहेंगे। फंडस। और ये बॉडी होती है गर्भाशय की। ये यहीं पर हमारा जो एक 9th मंथ तक जो बेबी प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी रहता है वो गर्भाशय में ही रहता है। और ये हमारे ग्रीवा ग्रीवा इसको हम ग्रीवा बोलेंगे। बीच में गर्भाशय फंडस, गर्भाशय और ग्रीवा। ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार का होता है। लेकिन कई केसों में आपने सुना होगा, जैसे गांव देहातों में सुना होगा कहीं ना कहीं कि ऑपरेशन के द्वारा किसी का गर्भाशय निकाल देना। गांव में तो ये बोलते हैं कि बच्चेदानी निकाल दी गई है, तो उसे हम हेस्टेरेक्टोमी कहते हैं। हेस्टेरेक्टोमी उसको कहते हैं, बच्चादानी या गर्भाशय को निकालना। गर्भाशय को निकाल देना को निकालना। अब गर्भाशय को निकाल देंगे तो वो इन केस जब निकालते हैं, जब किसी फीमेल को कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी को बच्चे नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे 40 साल की एज के बाद या फिर किसी भी एज के बाद अगर किसी भी हमारी फीमेल को बच्चे नहीं चाहिए तो गर्भाशय निकाल देते हैं। ऐसा होता है बहुत केसों में। ज़रूरी नहीं है कि तुम बच्चे रोकने के लिए सिर्फ गर्भाशय ही निकलवाओ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं जिनकी वजह से हम गर्भाशय को निकाल देते हैं, बच्चेदानी को निकाल देते हैं। और गर्भाशय निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बस ये होता है कि जो हमारी पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आर्तव चक्र है, वो नहीं आते हैं। हमारे गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। सबसे पहले पेरी गर्भाशय स्तर, और पेशी स्तर, और अंतःजनन स्तर। जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम या फिर पीरियड्स के टाइम जो दर्द होता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि इस पेशी स्तर में संकुचन होता है। संकुचन। गर्भाशय की 3 परत होती है। इस गर्भाशय की, ये जो गर्भाशय है, इसकी कुछ इस तरह से 3 परतें होती हैं। इस तरह से 3 परतें होती हैं। सबसे पहले पेरी गर्भाशय स्तर, दूसरी होती है पेशी स्तर, और पेशी जनन स्तर, और ये अंतःजनन स्तर। लेकिन पीरियड्स के टाइम जो होता है, जैसे और प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी फीमेल को पेन होता है वो गर्भाशय में, वो इस वजह से होता है क्योंकि पेशी स्तर जो है वो संकुचन बढ़ जाता है उसका, जिसकी वजह से हमें हमारे गर्भाशय में पेन होता है पीरियड्स के टाइम। अब ये पेरी स्तर, इसको हम पेरीमाइट्रम, इसे हम मायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, इसे एंडोमेट्रियम। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। इसको हिंदी हम पेरी गर्भाशय स्तर कहेंगे, पेरीमेट्रियम को, और पेशी स्तर को हम इसे मायोमेट्रियम कहेंगे, और अंतःजनन स्तर को एंडोमेट्रियम कहेंगे। अब जो पीरियड्स होते हैं तो उसमें एंडोमेट्रियम हमारी जो ये ब्लड से बनी होती है, ये हर महीने टूटकर गिर जाती है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र कहते हैं। ये हर महीने बनेगी और हर महीने टूटेगी। जैसे हमारा कोई 28 दिन का साइकिल है, तो ये हमारे मान लो 5 दिन चले, पीरियड्स हमारे
5 दिन चले, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, अंतःजनन टूट कर अगर गिरेगी तो एक ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है पीरियड्स के दौरान, उन्हें आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो वो 5 दिन चला और एंड ये मतलब ये लेयर टूट कर गिर रही है, ये समझ लो बस इतना आसान भाषा में, ये लेयर टूट कर गिर रही है रक्त के फॉर्म में। तो अब टूट कर तो ये गिर गई, लेकिन एक लेयर का निर्माण फिर से होगा, लेकिन जो बचे 23 दिन है उसमें जो लेयर का निर्माण है फिर से होगा और फिर निर्माण होगा। एंड अगर कोई महिला कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो ये लेयर फिर से टूट के गिरेगी, यानी फिर से पीरियड आ जाएंगे 5 दिन का। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है, इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी फीमेल जो होती है, प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, बिकॉज ये जो लेयर होती है हमारे गर्भाशय में बच्चे को एक तरह से पकड़ के रखने का, पोषण देने का काम करती है। तो उस वजह से उसमें प्रेग्नेंट लेडी में पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उनमें ये साइकिल चलता रहता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इस टॉपिक को, ये अपना आप में एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसको एक अलग टॉपिक से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इतना पढ़ लीजिए, गर्भाशय को, गर्भाशय बच्चादानी जिसे हम गाँव में देहात में कहते हैं, और ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय की संरचना कुछ इस तरह से होती है, इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले फंडस, गर्भाशय और ग्रीवा। फंडस और गर्भाशय और ग्रीवा, 3 भाग पाए जाते हैं, फंडस, गर्भाशय, और इसको हम गर्भाशय का बॉडी भी कहते हैं इसको, तो एक तरह से बॉडी लिख लो, फंडस, बॉडी, ग्रीवा। गर्भाशय के 3 भाग पाए जाते हैं, फंडस, बॉडी, ग्रीवा। अब ये हिस्टेरेक्टोमी जो होता है, जैसे हमें गांव देहात में, या फिर गांव देहात की बात क्यों करें, या फिर किसी भी जगह ये निकलवा दिया जाता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या फिर किसी को बच्चे नहीं चाहिए, तो उसमें अगर गर्भाशय आपने हिस्टेरेक्टोमी करा दिया तो वो लेडी कभी तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, और दूसरी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि गर्भाशय निकाल दिया, गर्भाशय में 3 लेयर होती है, वो अंतःजनन स्तर टूट कर ही तो पीरियड्स होते हैं। अगर गर्भाशय नहीं रहेगा तो फिर पीरियड्स कहाँ से होंगे। तो हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय को निकाल देना, हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी, ग्रीवा। गर्भाशय के 3 परत होती हैं, पेरी गर्भाशय स्तर और पेशी स्तर। संकुचन के कारण जो हमारे पेशी स्तर में जब संकुचन होता है तो पीरियड्स के दौरान, और जो डिलीवरी के टाइम जो होता है वो पेन इसी की वजह से होता है, क्योंकि पेशी स्तर संकुचित होता है। और अंतःजनन स्तर, गर्भाशय की ये संरचना है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। बॉडी और ये ग्रीवा, इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बात करते हैं ग्रीवा की। ये बार डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, और जैसे मैं बना रही हूँ बार ऐसे ही आप भी बनाते रहिए, बार इसकी लेवलिंग करते रहिए। फंडस है, ये गर्भाशय की परत है, पेरीमाइट्रियम, मेरिमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जैसे ये हमारा इस तरह से ग्रीवा नाल है, इसको हम ग्रीवा नाल कहेंगे। अभी बताऊंगी कि मैं ग्रीवा क्या है, तो घबराना नहीं है, बस इतना बता रही हूँ मैं, ग्रीवा नाल है ये, ग्रीवा नाल। और ये ग्रीवा नाल के नीचे योनि, वेजाइना इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीवा नाल। और ये है ग्रीवा नाल का अंतःछिद्र, बाह्य छिद्र, और ये है अंतःछिद्र। ग्रीवा नाल का बाह्य छिद्र और अंतःछिद्र। अब हेडिंग डाल लो, ग्रीवा क्या है। गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग, गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग ग्रीवा कहलाता है, कहलाता है। एक बार इसकी लेवलिंग डायग्राम की फिर से कर लें क्या। झालर, जल्दी कर लेते हैं। झालर, ये हमारा अंडाशय,
अंडाशय। और ये हमारा जैसे मैंने बताया था फलोपियन नलिका, डिम्बवाहिनी, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसके दो तीन नाम होते हैं, फलोपियन नलिका, डिम्बवाहिनी और अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इंग्लिश में इसे फलोपियन डक्ट भी बोलते हैं, फलोपियन नलिका। और ये हमारा गर्भाशय। गर्भाशय 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 का निचला संकीर्ण भाग ये ग्रीवा कहलाता है, ग्रीवा नाल। और ग्रीवा नाल को हम जन्म नाल भी बोलते हैं, जन्म नाल, बर्थ नाल। जन्म नाल क्योंकि बच्चा जो हमारा 9th मंथ से यहाँ से जब परिपक्व हो बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो ग्रीवा नाल से यानी यहीं से हो पाएगा, तो उसे हम जन्म नाल भी कहते हैं। और इसे हम पेरीमाइट्रियम, इसे हम मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये हमारा फंडस में हमारा फंडस में हमारा अंतरोपण होएगा, अंतरोपण। समझ गए। ग्रीवा क्या है? ग्रीवा गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय के नीचे ग्रीवा ये है ना, तो गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा नाल बोलते हैं बाह्य छिद्र, ये बाह्य ग्रीवा का बाह्य छिद्र, और ये आंतरिक छिद्र, इसको मिलाकर ग्रीवा नाल बोलते हैं। इसके नीचे योनि पाई जाती है, हमारी वेजाइना। ये हमारे मादा जनन भाग में अंडाशय है, फिम्बरी है, फलोपियन नलिका है। फलोपियन नलिका में यानी अंडवाहिनी में हमारे 3 पार्ट पाए जाते हैं। ये संकीर्ण पद पाया जाएगा, यहाँ पर एम्पुला यानी तुम्बिका पाया जाएगा, यहाँ पर कीपक पाया जाएगा, और ये हमारी फिम्बरी है। ये हमारा फंडस है। इसकी गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं, जिसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो आई होप इसे नोट कर लिया। बात करते हैं हम योनि की। योनि क्या है? ये हमारा ग्रीवा नाल था, जैसे अभी हमने अभी बताया था, ग्रीवा नाल। लेकिन ये योनि क्या है? योनि मादा में मैथुनांग होता है योनि। यहीं पर जो हमारे स्पर्म है वो एकत्रित होंगे। जैसे हमारा नर में जो मादा भाग होता है वो होता है पेनिस, लेकिन हमारा जो मादा में वो भाग होता है, मैथुन भाग होता है, मैथुनांग होता है, वो होता है वेजाइना। मादा में मैथुनांग मादा में मैथुनांग योनि होता है, जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित रहेंगे। मतलब जैसे हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो जब हमारा नर का जो मैथुनांग है वो यहाँ पर अपने स्पर्म एंटर कराएगा, तो जो हमारे मादा में जो शुक्राणु हैं वो यहीं पर आकर एकत्रित होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उसे हम योनि कहते हैं। ये हमारा मादा का जो है मैथुनांग है योनि, जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं। अब इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं मादा भाग के बाह्य जननेंद्रियों पर। बाह्य जनन इंद्रियाँ, मादा अंग के जो बाह्य जननेंद्रियाँ हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन जो हमारे मेल में जो यानी नर में जो बाह्य जननेंद्रियाँ थी वो सेशन था, उसकी संरचना हमने पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियाँ, मादा भाग की। बाह्य जननेंद्रियाँ बाह्य जननेंद्रियाँ। डायग्राम जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाते चलेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलता है तो टाइम मैं देती भी नहीं हूँ, बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो इसमें इतना टाइम लेने ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप पॉज कर सकते हो ना, मेरे साथ डायग्राम बनाते रहो, बाद में लेबलिंग करेंगे। कुछ इस तरह से एक फोल्ड होता है इसके ऊपर, जिसे हम रजभगोष्ठ कहते हैं। कुछ इस तरह से हमारी मादा की बाह्य जननेंद्रिय की संरचना होती है। और यहाँ पर जघन सेल, बस और त्वचा के रोम यानी हेयर्स पाए जाएंगे यहाँ पर। मादा के जो बाह्य जननेंद्रियाँ हैं उस पर रोम इसलिए पाए जाते हैं शायद कि इन्फेक्शन ना हो, अदरवाइज़ का और कोई सा रीज़न नहीं है, इन्फेक्शन ना हो इसलिए ही पाए जाते हैं शायद, क्या पक्का यही है।
मान लो ना यार, पक्का यही है। इस तरह से बारिश की तरह लग रही है कुछ कुछ ये। अब ये हमने बना दिया बाह्य जननेंद्रियाँ। अब इसकी लेबलिंग पढ़ते हैं। ये हमारा है बृहद भगोष्ठ, जो कि एक त्वचा का ढीला फोल्ड अंदर की तरफ बलन बनाता है। बृहद भगोष्ठ, भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ। बृहद भगोष्ठ के बारे में भी थोड़ा सा लिख लो। यह त्वचा का ढीला बलन होता है। ढीला वलय होता है। बृहद भगोष्ठ त्वचा का ढीला वलय होता है जो लघु भगोष्ठ के ऊपर पाया जाता है। जो लघु भगोष्ठ के चारों ओर रहता है। अब ये लघु भगोष्ठ क्या है, तो हड़बड़ाना नहीं है, अभी समझेंगे हम। बृहद भगोष्ठ क्या है? यह त्वचा का ढीला वलय होता है जो लघु भगोष्ठ के चारों ओर प्रेजेंट रहता है। और ये हम इसके नीचे लघु भगोष्ठ होता है, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा बृहद भगोष्ठ है ये हमारा लघु भगोष्ठ है, और ये हमारा इसके लघु भगोष्ठ के ऊपर बृहद भगोष्ठ पाया जाता है, और ये त्वचा का ढीला बलन होता है। बृहद भगोष्ठ यह त्वचा का ढीला वलय होता है जो लघु भगोष्ठ के चारों ओर प्रेजेंट होता है। ये होता है हमारा लघु भगोष्ठ। और ये हमारी होती है कुछ इस तरह से योनि। और यहाँ पर होता है मूत्र छिद्र। लघु भगोष्ठ यह त्वचा का ढीला बलन होता है, लेकिन ये हमारे योनि के चारों ओर पाया जाएगा। त्वचा का ढीला वलय होता है जो योनि के चारों ओर पाया जाएगा। यह त्वचा का ढीला वलय होता है जो योनि के चारों ओर पाया जाएगा। अब बात करते हैं हमारी योनि की। योनि एक हमारी पतली झिल्लीनुमा संरचना से कवर्ड होती है, इस तरह आंशिक रूप से कवर्ड होती है। यह उसको हम हाइमेन बोलेंगे, उसको हम एक योनि छद, यह योनि छद से कवर होती है। यह योनि छद से आंशिक रूप से कवर होती है, रूप से ढकी होती है। अब जो हमारी ये योनि है, ये योनि छद से आंशिक रूप से ढकी होती है, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ आंशिक रूप से ढकी होती है। और ये हाइमेन का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फट जाता है, जिसे हम कुमार्य की निशानी माना जाता है। लेकिन ये जो हमारे एक तरह से जो मतभेद है, वो पूरी तरह से रोंग है, क्योंकि जो हमारा हाइमेन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ केसों में ये पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रह जाती है, और कुछ केसेस में पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये पहले ही ख़त्म हो जाती है। उसका कारण होता है जो फीमेल फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन इसे ही कुमार्य का निशानी माना जाना, कुमारी की निशानी माने जाना पूरी तरह से रोंग है। अब कुमारी क्या है? जिस फीमेल ने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं हो, उसे हम कुमारी कहते हैं। कुमारी हम उसको कहते हैं जो फीमेल कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व भी नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अगर ये प्रेजेंट है तभी हम कुमारी मानेंगे, अगर अदरवाइज़ ये नहीं हुई तो हम उसे कुमारी नहीं मानेंगे। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन इसे हमें पूरी तरह से कुमारी की निशानी माना जाना पूरी तरह से रॉन्ग है। अब बात करते हैं मूत्र छिद्र की।
मूत्र छिद्र यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर ये लघु बगोष्ठ होता है। लघु बगोष्ठ की दोनों लेयर मिलके हमें हमारे यहाँ पर भग शेप बनाती हैं। भग शेप, भग शेप, भग शेप, यह है भग शेप। इसे इंग्लिश में हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। यह लघु बगोष्ठ की दोनों, यह लघु बगोष्ठ बगोष्ठ के मिलने से बनता है, के मिलने से बनता है। और जो ये उसके समान माना जाता है, जैसे हमारे नर में जो पेनिस होता है, ये पेनिस के समान माना जाता है फीमेल में। तो भग सेप यह लघु बगोष्ठ के मिलने से बनता है। ये जो हमारा क्लाइटोरिस है यानी भगसेप, ये लघु बगोष्ठ की लेयर है। ये जब दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो हमारा ये भगसेप क्लाइटोरिस बनता है। ये लघु बगोष्ठ के मिलने से बनता है। एंड इसकी तुलना जो की जाती है वो नर भाग के पेनिस से की जाती है। और ये जो हमारा ये इस तरह से हेयर से जो है, ये जो हमारी मादा बाह्य जनन अंग के ऊपर जो हमारे हेयर्स पाए जाते हैं उसे हम जघन सेल कहते हैं। जघन सेल। इसकी संरचना त्वचा, बसा और रोम से होती है। और इन हेयर्स का काम होता है कि हमारे जो बाह्य जननेंद्रियां हैं और इनमें इन्फेक्शन ना हो उससे ये प्रोटेक्ट करती हैं। और आई होप हमने सारे पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। लघु बगोष्ठ, वृद्ध बगोष्ठ और योनि, वेजाइना जो भी है। योनि छद्म हाइमेन जो है आंशिक रूप से ढका रहता है। भगसेप भी हमारा लघु बगोष्ठ के मिलने से बनता है। ये मूत्र छिद्र है। और जो हमारा वृद्ध बगोष्ठ है, यह त्वचा का ढीला वलय होता है जो लघु बगोष्ठ के चारों ओर प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं लघु बगोष्ठ। यह त्वचा का ढीला वलय होता है जो योनि के चारों ओर पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ पॉइंट्स जैसे कि मैंने हाइमेन के ऊपर नहीं लिखवाए थे, सिर्फ बताया था, तो वो पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख लीजिए। पॉइंट्स नंबर वन नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए, या फिर मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए कि योनि छद्म को जो है कुमार्य के निशानी माना जाता है, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। और मेनली तो ये पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हट जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले भी हट जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो फीमेल बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होती हैं उनकी पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही हट जाती है, तो इसे कुमार्य की निशानी नहीं माना चाहिए। लेकिन मेनली जो होती है पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हट जाती है। अब हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथि की। अब स्तन ग्रंथियाँ क्या है? यह बक्ष गुहा में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारा ये इस तरह से ये हमारा क्या बना रही हूँ, ये हमारा बक्ष होता है, ये हमारा उदर होता है, उदर गुहा। तो हमारे बक्ष में प्रेजेंट होती हैं स्तन ग्रंथियाँ। यह बक्ष गुहा में उपस्थित होती है। एक जोड़ी होती है, ये एक जोड़ी होती है। हमारी जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वो बक्ष में उपस्थित होती हैं और ये एक जोड़ी होती हैं। और किशोरावस्था आने तक इनका आकार जो है वो बढ़ जाता है। इनका आकार, जो हमारी फीमेल है, जो बच्ची है, वो जब किशोरावस्था में एंटर करेगी तो उसकी स्तन ग्रंथियों का आकार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। इनका आकार में बढ़ने लगता है। और इसका जो कारण है स्तन ग्रंथि का, जो किशोरावस्था में स्तन ग्रंथि का आकार किशोरावस्था में बढ़ने लगता है। इसका जो कारण है, बढ़ने का कारण जो है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। जो किशोरावस्था में एक फीमेल की स्तन ग्रंथियों का आकार बढ़ जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। एस्ट्रोजन हार्मोन
एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो बच्चे का जो मादा है उसका स्तन ग्रंथियों का आकार जो किशोरावस्था में बढ़ने लगता है उसका कारण है एस्ट्रोजन। और वहीं जो हमारी मादा जो है वो गर्भावस्था में होती है। गर्भावस्था मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको हम गर्भावस्था कहते हैं। 9th मंथ तक जो टाइम पीरियड चलता है उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। उसमें एस्ट्रोजन 3 हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ETC। स्तन ग्रंथि ये हमारे बच्चों में उपस्थित होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। और ये जो स्तन ग्रंथि है किशोरावस्था में जो मादा है वो किशोरावस्था में एंटर करेगी जैसे ही तो उसकी स्तन ग्रंथियों का आकार भी बढ़ने लगता है। स्तन ग्रंथियों का आकार बढ़ने का कारण जब बच्ची किशोरावस्था में जाती है तो उसका बढ़ने का कारण है एस्ट्रोजन। और जो गर्भावस्था में बढ़ने का कारण है उसके में ये हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऊतक से ग्रंथिन ऊतक से कुछ इस तरह से हमारे स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। डायग्राम 15 से 20 पालियाँ पाई जाती हैं हमारे स्तन ग्रंथियों में। 15 से 20 इस तरह से पालियाँ पाई जाएंगी। 15 से 20 और इसमें यहाँ पर ये बसा पाया जाएगा। बसा इनको हम मैं 3 बना रही हूँ पालियाँ, लेकिन जो हमारी स्तन ग्रंथियों में जो पालियाँ होती हैं उनकी संख्या 15 से 20 होती है। पालियाँ इनकी संख्या 15 से 20 होती है। 15 से 20 होती है। यानी स्तन ग्रंथि में जो पालियाँ पाई जाती हैं वो 15 से 20 पाई जाती हैं। इनमें इस तरह से बसा होता है। इसमें कुपिकाएँ पाई जाएंगी। ये जो हमारी कुपिकाएँ हैं, कुपिकाओं में ही इस तरह से दुग्ध निर्माण होता है और यहीं पर संकरण रहता है। और यहाँ से स्तन वाहिनियों के द्वारा इसको हम कुपिका बोलेंगे। कुपिका में ही दुग्ध निर्माण होएगा। कुपिका और ये स्तन वाहिनी इस तरह से ये कुपिका और ये स्तन वाहिनी। ये स्तन वाहिनी एक नली में मिल जाएंगी आकर। कुपिका, स्तन वाहिनी। ये आप अगर NCERT लेकर बैठे हैं तो डायग्राम और भी अच्छे से बना हुआ होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से एक नली में आकर मिलेगा जिसका इसे हम कुपिका बोलेंगे। ये हमारी स्तन वाहिनी जो है एक इस तरह से मोटी संरचना बनाएगी जिसे हम तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका और तुम्बिका आगे चलकर एक पतली संरचना बनाएगी, इसे हम दुग्ध वाहिनी कहेंगे। ये हमारी स्तन वाहिनी थी, हम इसे दुग्ध वाहिनी कहेंगे। दुग्ध वाहिनी से आगे जो हमारे जो बच्चा होता है वो मिल्क शक कर लेता है, जिससे हमारी स्तन वाहिनी में वसा की विभिन्न मात्रा और ग्रंथिल ऊतक से मिलकर बना होता है। हमारे जो इसमें स्तन ग्रंथि में जो पालियाँ होती हैं वो उनकी संख्या 15 से 20 होती है। और ये जो संरचना है कुपिका में ही दुग्ध निर्माण का होएगा। कुपिका में दुग्ध निर्माण होएगा। कुपिका में दुग्ध निर्माण होएगा। फिर कुपिका से दुग्ध जो है हमारी स्तन वाहिनियों में जाएगा। स्तन वाहिनी आगे चलकर तुम्बिका बनाएगी। तुम्बिका आगे चलकर दुग्ध वाहिनी होगा। दुग्ध वाहिनी से आगे बच्चा जो है हमारा वो दूध सक कर लेगा। और ये हमारी पाइयों की साइड में जो है ये बसा है। इसका मिल्क का एक तरह से जो प्रोसेस है पूरी तरह से वो इस तरह से है। पहले कुपिका में बनेगा, फिर स्तन वाहिनियों तक आएगा।
वाहिनी, स्तनवाहिनी तक आएगा। स्तनवाहिनी से जो है वो तुम्बिका तक आएगा, तुम्बिका, तुम्बिका तक आएगा। फिर जो आएगा दुग्ध वाहिनी में आ जाएगा, दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध वाहिनी, वाहिनी। हमारा जो प्रोसेस है, सबसे पहले यहीं पर कुपिका में दुग्ध का निर्माण होगा, फिर वो स्तनवाहिनी में आएगा, स्तनवाहिनी से कुंडिका, फिर दुग्ध वाहिनी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने नोटा ही। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो लेक्चर को लाइक करें। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई मस्त तरह से बनाते रहें।